करंट जनरेट होगा यार, डीसी करंट जनरेट होगा। तुम्हारी इस सर्किट में कौन सा करंट चल रहा है? अभी तक जो भी सर्किट बनाते तो कैसे बनाते थे? 10वीं से लेके आज तक जो सर्किट बनाए कैसे बनाते थे भाई? ऐसे करंट बनाते थे, ऐसे बल्ब बनाते थे, यहाँ पर एक बैटरी सेल लगाते। तो बताओ ये कौन से करंट की बात कर रहा है? कौन सी करंट की बात कर रहा है? ये तो डीसी करंट की बात कर रहा है। बहुत ऐसी बैटरी लगी हुई है, ये वाला सेल इसमें लगा दिया गया। ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है बताओ? नेगेटिव टर्मिनल कहता है। ये तो डीसी करंट की बात कर रही है भाई। ये सेल, ये जो सेल है, बैटरी वाली जो सिस्टम होती है वो डीसी करंट जनरेट करती है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? डीसी करंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। 3 एम्पियर करंट देगा तो 3 ही एम्पियर देगा, ठीक है। और तुम्हारी ये जो सर्किट में चल रहा है वो कौन सी करंट चल रही है? ये जो हमारी पंखे, उनके लाइट बल्ब चल रहे हैं, कौन से करंट से चल रहा है? एसी करंट से चल रहा है। ये हमारा, इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। और इस सर्किट में जो करंट चल रहा है वो कौन से करंट से प्रोड्यूस हो रहा है? एसी करंट से। ये ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं वो एसी करंट के ट्रांसफार्मर है। डीसी करंट में कोई ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं। बैटरी जो है, बैटरी समझ रहे हो? कौन सा बैटरी? इन्वर्टर वाली बैटरी, या कार में जो एक बैटरी है सेल्फ स्टार्ट वाले में लगा रहता है, वो कौन सा करंट देता है? डीसी देता है कि एसी देता है? फिजिक्स के लिए कॉपी अलग से बनाना बेटा, ठीक है। वो कौन सा करंट देता है? डीसी करंट देता है, एसी करंट नहीं देता। कौन सा करंट देता है? डीसी करंट देता है। ये बैटरी कौन सा करंट देगा? डीसी करंट देगा। बट हमारी ये जो चीजें हैं जिसमें करंट इसमें फ्लो कर रहा है अभी इस रूम में, जिसके कारण फैन, लाइट और एसी चल रहा है, वो किसके कारण है? एसी, ठीक है। बाप रे बाप, कमाल करते हो तुम लोग। चलिए, हफाई चपाई ले रहा है, पढ़ाई को सबसे कम करने के चक्कर में लगा हुआ है। अब कभी सोचो कि ये डीसी करंट जो है ना क्यों नहीं यूज किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में? एसी करंट क्यों इतनी सारी क्वांटिटी में? सारा काम तो एसी से ही होता है। डीसी से क्या करते हो बताओ? डीसी से सिर्फ तुम क्या चला लेते हो बताओ? घड़ी चला लेते हो, वॉच चला लेते हो, पंखा चलाते हो डीसी से। कभी सोचे कि डीसी से क्यों नहीं चला रहे हैं आज के लिए? एक तो हिंदुस्तान में डीसी वाला चलने वाला पंखा नहीं मिलता। दूसरी बात है कि डीसी से एसी क्या होता है? सस्ता हो, आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है। एक बैटरी खरीदने जाते हो कितना पैसा लगता है? एक बड़ा सा बैटरा खरीद कितने का आता है? 18 रुपये आता है। कितना दिन चलेगा? 1 महीना। अगर ठीक से चला होगा 24 घंटा तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ये बैटरी। हर एक 2 घंटे पे बैटरी चेंज करना पड़ेगा तो कितना महंगा पड़ गया? नहीं पड़ेगा? 10 घंटे अगर वर्क कोई डिवाइस कर रहा है और हर एक 2 घंटे में बैटरी खत्म हो रही है। एक बल्ब भी जला दो ना, टॉर्च वाली नहीं होती है, उस टॉर्च को जला के छोड़ दो, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ये बैटरी। 2 घंटे में क्या होगा? ये बैटरी खत्म हो जाएगा। एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। दूसरी बात है कि ये जो बचेगा रॉ मटेरियल, ये तो फिर बर्बाद भी होगा, रिसाइकिल में जाएगा, फिर वेस्टेज भी बच रहा है। एसी का वेस्टेज, तुम्हारे घर में कोई एसी करंट आ रहा है, कोई वेस्टेज बचा हुआ है? आता है, यूज करते हो, खत्म हो गया। आराम से तार में जोड़ करके ले आते हो घर के अंदर, ठीक है। सेफ भी है। सेफ तो नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक एसी है। करंट भी लगाता है, ये करंट नहीं लगाता। बट इसका करंट जब लगेगा ना तो बच जाओगे, नहीं मर जाओगे। और जो एसी करंट है वो तो बचा भी देता है, कभी कभी झटका मारता है पर छोड़ देता है फिर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हमारी एसी जो है इकोनॉमिकल है। कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो कहा गया एक बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया टेस्ला ने। क्या किया टेस्ला ने? एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक कॉइल ले लिया, एक कॉइल, और इस कॉइल के पास में एक मैग्नेट को घुमा दिया ताकि एक मैग्नेट आ जाएगा पास में, इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। ऐसा देखा उसने, ऐसा करा उसने। और अभी जो एसी करंट जो प्रोड्यूस होता है इसी कॉन्सेप्ट पे जनरेट, इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। उस कॉन्सेप्ट पे कौन सा डिवाइस बनाया गया? एसी जनरेटर बनाया। क्या किया उसमें? अभी बेसिक एक बात करते हैं कि एक मैग्नेट को अगर क्या किया जाए, कॉइल के पास लाया जाए,
या कॉइल से दूर कर दिया जाए तो माना जाता है कि इस कॉइल में क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो। अब मान लो इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो कहा कि कॉइल के अंदर जब कोई फ्लक्स लिंक करती है और वो फ्लक्स चेंज होता है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल पड़ी हुई है, कहानी जैसी चीजें और चीजों को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। ये मान लो कि हमारे पास क्या है बताओ, बोलो, एक कॉइल है, इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और देखा क्या, गैल्वेनोमीटर क्या करंट के प्रेजेंस को दिखाया था और नॉर्थ पोल प्रेजेंस को बताता, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जैसे ही करंट को तुम इस बार मैग्नेट को ना पास लाते थे ना, इसमें डिफ्लेक्शन होता था और इसमें करंट प्रोड्यूस होता। सिंपल सा है, उसने एक लॉजिक कहा कि किसी मैग्नेट को अगर नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को, किसी भी पोल को किसी कॉइल के पास लाओगे ना तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाए। गजब सी बात नहीं हो गई? तुमने काम किया, क्या काम किया भाई, इस कॉइल को पास लाया और इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। तो करंट का प्रोड्यूस होने के पीछे कौन सी एनर्जी लग गई बताओ, मैकेनिकल एनर्जी लग गई। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचिए। भाई एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरी हम जानते हैं, नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो। हमने कौन सी एनर्जी काम किया, मैकेनिकल एनर्जी वर्क किया। हमने किसी बार मैग्नेट को क्या किया, आगे की ओर ले गए, तो जैसे ही आगे की ओर ले हमारी मैकेनिकल वर्क किया हमने मसल्स के जरिए, वो मसल्स के जरिए जो मैं एनर्जी लगाया वो इसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया। अब कोई भी आदमी इसमें क्या कर सकता है, लगा सकता है, ये कॉन्सेप्ट कर सकता है, आसान काम है। देखो आज के डेट में क्या किया जा रहा है, इसको घुमाने के लिए, इस मैग्नेट को घुमाने के लिए मैनुअल मैं नहीं लगा रहा हूं, इसमें कोई पानी की एनर्जी लगा दिया, कोई ऐसा चीज लगा दिया जो करंट क्या कर दे, जो इस चीज को घुमा दे। छोड़ो, अभी सिंपल से सोचो, अगर इस मैग्नेट को, ये जो हमारा बार मैग्नेट, इसको अगर हम यहां से घुमाएंगे तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक किया। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिंक की बताओ, 3 मैग्नेटिक फील्ड लिंक, ठीक है। और पास ले गए तो मान लो कि अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर गई भाई, 6 हो गई। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, 3 से क्या हो गया बताओ, 6 हुआ। कितना सेकंड लगा भाई, 1 सेकंड लगा। मान लो 1 सेकंड में चेंज हो गया 6 का, 6 ज्यादा हो गया पहले, 3 से 6 हो गया। तो ईएमएफ कैसे कहते हैं, तो कहा गया चेंज इन फ्लक्स, कितना लिंक हुआ, चेंज इन फ्लक्स को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कितना हो गया, 3/1, यानी 3 ईएमएफ प्रोड्यूस हो, और सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बैटरी में ईएमएफ स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है, इसको सर्किट क्लोज करोगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट प्रोड्यूस होगा, अगर बल्ब लगाओगे तो बल्ब क्या होने लगे, जलने लगे। अब क्या किया, इसको, इसकी जो मोशन है उसको बढ़ा दी। अब फ्लक्स का चेंज 3 कर रहे हैं, बट टाइम लग रहा है इस बार 0.1 सेकेंड, यानी बड़े तेजी से, झटके से क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया। क्या होगा भाई, फ्लक्स का चेंज कैसे होगा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स का चेंज तो 3 ही हो रहा था, बट इस बार टाइम कितना लगा, 0.1। कितना हुआ भाई, आपका 30 ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। फिर क्या किया, इस मोशन को और फास्ट किया गया। मोशन को फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। जो काम आप धीरे धीरे एक छोटी सी एनर्जी से आप कर रहे थे, अब एक हाई एनर्जी से आप करोगे, तो बहुत तेजी से करोगे। अगर बहुत तेजी से आप करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स का चेंज तो अभी भी 3 होगा। तुम कहोगे फ्लक्स का चेंज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो सर, सुनो सही बच्चे, तो फ्लक्स क्या होता था बताओ, फ्लक्स क्या होता था, सही बच्चे पढ़ लो, फ्लक्स V into A cos phi। बताओ क्या क्या चेंज हुआ, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं सर, कोई खास मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव नहीं आ रहा हो। क्या लूप का एरिया चेंज हो रहा है, नहीं सर, लूप का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा। क्या ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, नहीं सर, ये सब तो चेंज। बट फ्लक्स का चेंज सिर्फ हमारे बी के लिंक होने से, पहले 3 बी लिंक कर रहा था, अब 6 बी लिंक कर रहा है। तो लिंक फ्लक्स का रेट चेंज, मोशन फास्ट कर रहा है। पहले कितने सेकंड में हो रहा था, 1 सेकंड में चेंज हो रहा था, अब कितना हो गया, 0.1 सेकंड में हो रहा था। अब मोशन और फास्ट कर रहे हैं, तो ये चेंज 0.01 सेकंड में हो रहा है। तो क्या होगा, चेंज जो 3 हो रहा है वो 0.01 सेकंड में प्रोड्यूस हो, तो 300 का ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। यानी प्रोड्यूस ईएमएफ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए
फ्लक्स का जो चेंज है उसमें टाइम की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी आपको मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। किसी चीज का मोशन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए भाई, अब ये फ्लक्स का चेंज जो हुआ ये भी चेंज कर दिया जाए ज्यादा। अभी तो हम फ्लक्स का चेंज कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखे हैं फ्लक्स का चेंज, बताओ? 3 ही रखे हैं। हम सिर्फ टाइम को बढ़ाए हैं, बट फ्लक्स का भी चेंज कर सकते हैं। या तो एरिया को बढ़ा दें, या बी को बढ़ा दें, या ओरिएंटेशन को बढ़ा दें। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा फील्ड बनाना और छोटा फील्ड बनाना टफ काम है। एरिया को बड़ा और छोटा करना ये भी टफ काम है। मान लो कोई डिवाइस बनाए, डिवाइस की एरिया कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, सोच कितना दिक्कत हो। मैग्नेटिक फील्ड बनाने का क्या तरीका है? या तो हम बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, या किसी करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने की एक प्रॉपर लिमिट है। बट फ्लक्स का चेंज किन दो बातों पे, इन दो बातों के साथ साथ थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो कहा गया थीटा को चेंज किया जा सकता है। थीटा क्या है बताओ? तो थीटा कहा गया कि अगर हमारा ये कोई लूप है, ये कोई लूप है, इस लूप का एरिया फिक्स कर दिया, ठीक है, ये लूप को, और ये मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ पोल और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे गुजर रही है, इसमें ऐसे गुजर रही है। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे गुजर रही है। इसका एरिया, ये जो हमारा लूप है, इसका एरिया वेक्टर जो बनाएंगे, इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक आउटवर्ड इधर गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या गया, इधर गया। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गई, थीटा। थीटा कितना है बताओ? यहां भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब ये घूमेगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये घूम गया, ठीक है। तो बताओ 90 डिग्री हो गया। अब क्या हो गया, बदल गया, हर एक समय बदल रहा है। तो जब कहा गया कि ऐसा किया जाए कि इस आर्मेचर जो है, ये जो कॉइल है ना, इसी को घुमाया है। सपोज कर लो कि पानी का एक फ्लो है, ये इस पानी के फ्लो के सामने एक घड़ा रख, एक ओपनिंग रख दीजिए, एक विंडो रख दीजिए, तो क्या होगा, ये पानी का फ्लो क्या इस विंडो से पास नहीं हो जाएगा, सारा नहीं हो जाएगी। सपोज कर लो कि ये विंडो है और इसमें से पास होना है, तो तुम पास हो जाओगे, ऐसे लो भैया पास हो। और इस विंडो को घुमा के हम ऐसे कर देते, इस विंडो से तुम पास हो पाओगे क्या? कहां पास हो पाए, रुक जा रहे हो। कहने का मतलब है कि इसको घुमाने से, इसके ओरिएंटेशन को चेंज करने से जो थीटा चेंज होगा, उससे फ्लक्स का क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स जब चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज का रेट चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो। हमारा एसी जनरेटर उसी तरीके का डिवाइस है जो फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करे। तो सही बच्चे लिखे एसी जनरेटर। क्या लिखा हुआ है डिवाइस के बारे में, कि डिवाइस क्या है भाई, कि कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो हम मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, जो हमने इस बार मैग्नेट को आगे पीछे करने में जो एनर्जी लगाया है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म ऑफ क्या, अल्टरनेटिव करंट। यानी किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिकॉज ये बच्चे डिवाइस का ये क्या काम होगा, प्रिंसिपल किस पे काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, इंडक्शन पे। लिखो टॉपिक सही बच्चे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा सो देख लो। कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इट कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो एक नॉर्थ पोल यहां पर बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक का ये फिगर है, और ये हमारा क्या है बताओ, साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। कैसे बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में जाए, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल और स्ट्रॉन्ग साउथ पोल है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड में कौन पड़ा है, ए एरिया का एक क्या बना हुआ है बताओ, कॉइल पड़ा हुआ है, एरिया है। और इन दोनों के बीच का एंगल होगा जिसको हम थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ये जो कॉइल है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो पड़ा हुआ है, इस कॉइल को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, वही लिखा गया। और इसमें बहुत सारे टर्न भी होते हैं, ऐसे ऐसे घुमाऊ टर्न होते हैं, ढेर सारे टर्न होते हैं। तो क्या लिखा गया कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल रोटेट्स, कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। और ये जो कॉइल पीली वाली हमने कॉइल जो बनाई, इसको हम आर्मेचर कहेंगे। दूसरी बात क्या होगी, और इस आर्मेचर को घुमाया जाएगा। कैसे घुमाएगा, अपने मन से तो घूमेगा नहीं, तो इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और वो मैकेनिकल एनर्जी इसको घुमाएगा। मैनुअल भी हम घुमा सकते हैं, पर मैनुअल में क्या होगा ना, घुमाने में धीरे धीरे घूमेगा, इसीलिए कोई दूसरी एनर्जी हम देंगे, उस एनर्जी की हेल्प से
पानी की एनर्जी ले सकते हैं, भाप की एनर्जी ले सकते हैं। जैसे तुम सुने होगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का नाम सुने, बहुत जगह है हिंदुस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। वहां क्या करता है भाई, वाटर के फ्लो से इस आर्मेचर को घुमाता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, अब सुने हो नाम। थर्मल पावर प्लांट में क्या है, एनर्जी को पहले जलाता है, जैसे कोयले जैसी चीजों को जलाता है, उससे स्टीम तैयार करता है। स्टीम में जो एनर्जी होती है, स्टीम को क्या करता है, स्टीम के हेल्प से इसको घुमाता है। स्टीम के हेल्प से इस आर्मेचर को क्या करता है, घुमाता है। तो जब हम पानी के फ्लो से इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या, इस आर्मेचर को भी घुमाएंगे, तब जो इलेक्ट्रिसिटी पटेगा उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बोलेंगे, ठीक है। बट अगर पानी के फ्लो से अगर हम इसको, सॉरी स्टीम के फ्लो से अगर इसको घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या, थर्मल पावर प्लांट। यानी इसको घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पानी की एनर्जी ले सकते हैं, और क्या होगा बताओ, स्टीम की एनर्जी ले सकते हैं। पानी की एनर्जी कैसे लेते थे, हम लोग को याद होगा, हम लोग बचपन में पढ़े थे, डैम बनता है ऐसे, और डैम में क्या करते हैं, इधर आके पानी क्या होता है बताओ, इकट्ठा होता है, पानी को आगे नहीं जाते हैं। इस फ्लो और पानी के फ्लो पर हम एक बैंक बना देते हैं, सब एम्बैंकमेंट बना देते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दे तो पानी बड़ी स्पीड से इस तरफ गिरती है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक बड़ा सा एक एम्बैंकमेंट बना दे और पानी यहाँ पर क्या हो जाए बताओ, इकट्ठा हो जाएगा, इस एरिया में पानी आकर के इकट्ठा हो जाए, और यहाँ से पतली सी पाइप से अगर हम इस पानी को इधर फ्लो कराए तो इस पानी में ढेर सारे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, और ये जनरेटेड काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग टरबाइन। और इस टरबाइन पर घुमाएंगे तो ये बड़ी तेजी से एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है ये टरबाइन घूमेगी, और घूमने से क्या होगा भाई, फ्लक्स का क्या होगा, चेंज होगा। तो बताओ फ्लक्स में क्या चेंज होता है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पता है बताओ, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला, अब तो याद हो गया, B इंटू A इंटू cos फाइव। क्या B चेंज होगा, नहीं सर, ये नॉर्थ और साउथ पोल तो फिक्स रखते हो सर, कहां से चेंज होने वाला सर, इसका एरिया चेंज होगा, नहीं सर, एरिया भी नहीं चेंज होने वाला। तो चेंज क्या होगा भाई, फाइव चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होने के कारण, थीटा चेंज होने के कारण क्या है, सो जो आप मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो सो, जिसके कारण टरबाइन घूम रही है, इसको टरबाइन भी बोलते हैं पूरे। इसमें जो आर्मेचर घूम रही है, इस आर्मेचर को घूमने से हमारी थीटा चेंज हो रही है, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स का चेंज। अब इसमें क्या पूछेगा तुमसे इसी जनरेटर में कि डिवाइस करती क्या है, तो डिवाइस का काम क्या है भाई, कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा किस फॉर्म में होगा, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी हम ये जान ले कि एक ऐसा करंट जिससे हम बिजली ये पंखे चला सकते, ठीक है। इंडिया में वही काम होती है, और ये जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि आप कहीं से कोई मैकेनिकल एनर्जी दो और चीजें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ये शुरू से यही चैप्टर का मेन कोर ही रहा है, लास्ट में भी यही थीम पर एक डिवाइस बताएगी। अब कहा गया ये जो छोटी सी ये जो कॉइल है, ये जो हमारी कॉइल है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल है। आर्मेचर इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R1 एंड R2 एंड कार्बन ब्रश B1 होते हैं। इसमें कहा गया कि दो रिंग होते हैं, एक रिंग होता है और एक स्लिप रिंग होता है। यहाँ नहीं बताया गया, फिगर अगले में दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा कि इसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं, यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे एक स्लिप रिंग बना हुआ है, ये स्लिप रिंग इसको बोलते हैं। ऐसा एक छल्ला होता है, जिस छल्ले से ये कनेक्ट होता है एक सिरा, और ये भी एक रिंग, मेटलिक रिंग होता है, जिससे एक सिरा इसका कनेक्ट होता है। इस रिंग में इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये वाला जो वायर है ये घूमता रहता है, ये भी घूमता है, और इससे एक ब्रश होती है B1 B2, ब्रश से कनेक्ट होता है वायर, और यहाँ पर लोड बल्ब वगैरह लगा सकते हैं जो बल्ब चलेगा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसके अंदर एक स्लिप रिंग R1 R2 होता है और एक कार्बन ब्रशेस B1 B2 होता है। R1 R2 स्लिप रिंग कॉपर मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस B1 B2 कार्बन ब्रशेस मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन रिंग एंड लोड, और मेंटेन करता है कॉन्टैक्ट बिटवीन रिंग एंड लोड, लोड के साथ रिंग का, यानी ब्रशेस जो कार्बन के ब्रशेस है ना, ये रिंग के साथ कनेक्ट करता है इस लोड को। सॉफ्ट आयरन कोर का इसके अंदर एक मटेरियल होती है जिसपे ये लपेटा जाता है। जैसे मान लो कि कोई चीज, ये ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल लेते हैं और इस पर रिंग को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। क्योंकि ये चीज का रिंग कैसे बनेगा, कोई भी चीज मान लो कि ये रेक्टेंगुलर शेप देना है, इस पर वायर को क्या कर दिया जाए, लपेट दिया जाए।
तो मान लो कि वायर को तुम ऐसे ऐसे लपेटोगे तो इसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। मान लो कि इतना मोटा थिक ले लिया, ठीक है, एक थिक सा डस्टर ले लिया। मान लो कि ये हमारी मोबाइल है और इस मोबाइल पर अगर तुम लपेटोगे, क्या पर लपेटोगे बताओ, वायर को लपेटोगे तो कैसा शेप बनेगा, जैसा मोबाइल का शेप है। तो उस पर इसको जो लपेटा गया, वो ये जो चीज ली है जिस पर हमने वायर लपेटा है, ये वो बीच वाला वायर जो लपेटा है, जो ऐसे रखा हुआ है ऐसे, इस पे वायर ऐसे ऐसे लपेटा, चाहे ऐसे ऐसे लपेटा गया है, तो इसका शेप जैसा है वैसा ही शेप होगा। बट ये जिस पे लपेटा गया वो किसका होगा, सॉफ्ट आयरन कोर का होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों बनाया गया, अंदर का मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डाला गया, किसी और चीज का क्यों नहीं रखा गया। तो तुम्हें पता है कि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने देता है, पास आउट होने देता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को पास आउट होने देगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ना, बी जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है सॉफ्ट आयरन। चलिए इतनी बात लिखी सही बच्चे, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और डिवाइस के बारे में। फिर आगे बात करते हैं। आप लोग कंस्ट्रक्शन ये बना लीजिए, तो आप डिवाइस के बारे में लिख दो जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगा, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में। फिर उसका एक प्रिंसिपल होता है जिसको लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन को लिख लो, क्या क्या इसके अंदर होती है। इस कंसिस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड in which a coil rotate. Coil is called armature. Armature is connected with a slip ring R1 and R2 and carbon brushes B1 B2. R1 और R2 slip ring कॉपर का बना होता है। स्लिप रिंग कॉपर मेंटेन contact between armature coil and brushes B1 B2. ब्रश B1 B2 कार्बन ब्रश कहने का मतलब। मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन R1 रिंग एंड लोड। कार्बन ब्रश मेंटेन, यहां से ऐसे लिखो, यहां फुल स्टॉप कर देना, फिर लिखना कार्बन ब्रश मेंटेन, यहां पर फुल स्टॉप कर दो। कार्बन ब्रश मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन रिंग एंड लोड। और सॉफ्ट आयरन कोर होता है, लिख सकते हो आर्मेचर इज रैप्ड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, यहां लिख देते हो कॉइल इज रैप्ड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। कॉइल इज रैप्ड ऑन या वॉन्ड ऑन, लपेटा हुआ है, वॉन्ड ऑन coil is wound on soft iron core. सॉफ्ट आयरन कोर पर हमारी कॉइल क्या होगी, लपेटी होगी। इतना कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए सही बच्चे। चलिए अब क्या होगा, सुनो सही बच्चे, ये कंस्ट्रक्शन में इतना लिखने के बाद ये काम कैसे करेगा। तो मान लिया जो हमने एक नॉर्थ पोल बनाया था और एक क्या बनाया था बताओ, साउथ पोल बनाया था। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ एंड था, ये साउथ एंड था। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया जिसको हमने क्या लिख दिया, बी मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इसके अंदर एक हमने कॉइल बनाया था, इस कॉइल का एरिया को क्या मान लिया बताओ, ये मान लिया। और एक समय जब कॉइल मुड़ रहा था कॉइल, किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को मान लिया थीटा। सुनो सही बच्चे, एरिया जो होती है ना वो वेक्टर के जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी हाथ है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा एरिया, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। किसी सरफेस का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलरली क्या बनते हैं, आउटवर्ड बनाते हैं। तो मान लो कि कोई कॉइल है, ये कॉइल ऐसे है, सपोज कर लो ये हैंग है कॉइल,
और इस कॉइल का अगर हमें एरिया वेक्टर कहेगा तुम कहोगे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और कोई मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे लग रहा है, एरिया वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या हो गया बताओ, थीटा। तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या मान लिया, थीटा। तो आर्मेचर के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, और मान लिया है बच्चा पाठी इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा लिया ऐसे, n नंबर ऑफ टर्न्स। तो फ्लक्स कितना लिखा होगा बताओ, NBA cos क्या थीटा, ये फ्लक्स हो गया। अब ये क्या हो गया कि जब ये चेंज होगा, ये कॉइल रोटेट करेगा, तो मान लिया कॉइल का जो एंगुलर रोटेशन है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ओमेगा को क्या कर सकते हैं, एंगुलर रेडियन टर्न पर यूनिट टाइम, थीटा बाई में टी लिखते थे। किसी भी चीज का रोटेशन की स्पीड जो निकालते थे, मान लो कि जब ये रोटेट होगा तो क्या चेंज होगा, इसका इन दोनों के बीच की एंगल चेंज होगी, पर यूनिट टाइम में कितना थीटा चेंज होगा। तो थीटा को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, यानी इस थीटा को हम लोग ओमेगा टी, इफ कॉइल रोटेट विद ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी है। और इस वैल्यू को थीटा को ओमेगा टी के साथ यहां पर रख दिया। तुम कहोगे सर यहां पर थीटा को आपने ओमेगा टी क्यों लग दिया, क्योंकि ये जो फ्लक्स है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इधर टाइम के साथ कौन सा चेंज होने वाली चीज है बताओ, थीटा चेंज होना। थीटा टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो पता नहीं है हमें, तो हमने थीटा को ऐसे टर्म में लिख दिया जिसमें टाइम हो, क्योंकि फ्लक्स का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये हमें पता है, क्योंकि कोई चीज घूम रही है तो फ्लक्स चेंज हो रही है। बट इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, एरिया भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। कॉस थीटा में थीटा चेंज हो रहा है, पर थीटा में टाइम नहीं दिख रहा है, तो हमने थीटा को क्या कर दिया, ओमेगा के फॉर्म में लिख दिया, यानी एंगुलर रोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब थीटा को हमने ओमेगा टी दिया। अब हम फैराडे का लॉ यूज किए। फैराडे के लॉ में हम क्या पढ़े थे, ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी। तो क्या लिख दिया, ईएमएफ बराबर लिख दिया, यहां पर थोड़ा सा हम लोग लिख दे ऐसे, माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू क्या हो गया बताओ, एन ए बी बोलो कॉस ओमेगा टी। बता इसमें कांस्टेंट कौन कौन है बताओ, इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, एन है, ए है, बी है, सब कांस्टेंट बाहर निकालो, एन है, ए है, बी है, और यहां पर निगेटिव साइन निकालो, डी बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे किसका भाई, कॉस ओमेगा टी का। तो बच्चा बता दो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। आनंद टी का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। तो हमने ओमेगा पहले लिख दिया, यानी एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या बन गया बताओ, ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला। अब एक चीज बताओ, क्या एन चेंज होगा टाइम के साथ, नहीं चेंज होगा। क्या थीटा चेंज, ए चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा क्या टाइम के साथ। एक्चुअली हमारी जो कॉइल है ना, सुनो, एक कॉइल का जो रोटेशन होगा वो फिक्स होता है। इंडिया में जितने भी आर्मेचर एसी जनरेटर है ना, ये कॉइल जो है ना 50 हर्ट्ज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक सेकंड में ये 50 बार क्या होती है, घूमती है, ये फिक्स है, यानी ओमेगा फिक्स है। बट हर एक सेकंड में थीटा चेंज होगा। देखो थीटा विल बी डिपेंड्स ऑन क्या बताओ, टाइम। टाइम चेंज होगा तो थीटा चेंज, ओमेगा नहीं चेंज होगा, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट होगा, 50 के रेट से चेंज होता है, 50 के रेट से आर्मेचर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हिंदुस्तान में घूमती है, और यूएसए में वहां का जो एसी जनरेटर होता है 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होती है, 60 बार घूमता है उसका आर्मेचर एक सेकंड में, तो ज्यादा एनर्जी से घुमाने की कोशिश करता है। हमारे हिंदुस्तान में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, जो आर्मेचर को हर एक सेकंड में उस मैग्नेटिक फील्ड में 50 बार क्या कर देता है, पूरा गोल गोल क्या करता है, घुमाता है, तब जाके एसी इतना जनरेट हो जाता है कि बल्ब वगैरह या कुछ इस तरीके के डिवाइसेस को आप चला पाते हो। अब देखो ये पूरी बात, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इस पूरे चीज को कांस्टेंट होने के कारण हमने इसको लिख दिया ई नॉट, इसको हम लोग बोलेगा पी ईएमएफ।
और इसको ईएमएफ, ये जो ईएमएफ है इसको हमने ई लिख दिया और इसको बोला ये पीक ईएमएफ है और ये साइन ओमेगा टी। फाइनल ईएमएफ का ये फार्मूला, ठीक है। और इसी ईएमएफ को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट का इंड्यूस्ड करंट, कितना करंट प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ को रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आई बराबर क्या होगा, आई नॉट, क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा। चलो फटाफट सही बच्चे लिखो, इतनी बात लिख लो सही बच्चे। ये करंट प्रोड्यूस हो गया और ये डिवाइस ने इतना ईएमएफ प्रोड्यूस किया सही बच्चे। फ्लक्स भी उसी तरीके का चीज है, एनर्जी एक तरीके का। यूनिट टाइम में कितना चेंज होता है, यूनिट टाइम में जितनी फ्लक्स का लिंक चेंज होगा वही बन जाता है एनर्जी, वही बन जाता है ईएमएफ, वही बन जाता है पावर, ठीक है। और वो पावर मैकेनिकल पावर नहीं बनता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर, यानी फ्लक्स के चेंज होने से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। चलो तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ईएमएफ या वोल्टेज का ग्राफ ऐसा है। देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है बताओ, 0 होता है। अगर मान लो कि ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, इस वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या मान लिया जाए, 0 मान लिया जाए। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है, ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 नहीं होगी। बट साइन की वैल्यू मान लो कि 90 हो गई, ये ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी बताओ, 90 हो गई, तो साइन 90 क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो ये आई नॉट या ई नॉट है क्या, अगर हम ई नॉट पूछेंगे तो तुमको जवाब आएगा ई नॉट की वैल्यू सर आपने लिखा है एन ए बी ओमेगा। इन क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स था, ए क्या है बताओ, एरिया था, बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, और ओमेगा क्या था बताओ, उस कॉइल का रोटेशन था। हमने कहा ये सब चीज कांस्टेंट है तो ई नॉट भी क्या है, कांस्टेंट था। और इस ई नॉट को तुमने किससे डिवाइड कर दिया, ई नॉट को किससे डिवाइड किया, आर से, तो क्या होगा, आई नॉट निकला। इसको बोला गया पीक ईएमएफ। क्या बोला गया, पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ। इसको बोलेंगे पीक करेंट, पीक करेंट, पीक ईएमएफ और पीक करेंट। जब ओमेगा नॉट की वैल्यू 90 है तो साइन 90 क्या होता है बताओ, 1 होता है। 1 पर हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो आई किसके बराबर हो गया, आई नॉट के बराबर। यानी ये ग्राफ यहां से घूमते घूमते ऐसे आएगा, यानी ये साइन का ग्राफ बनेगा। फिर साइन क्या होगा, धीरे घटते 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 क्या हो गया भाई, 180 पर साइन की वैल्यू क्या हो गई भाई, 0 होती। फिर 270 पे फिर से क्या हो गया, साइन की वैल्यू -1 होता है। तो -1 में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 में कहने का मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगली बार ये करंट क्या हो गया, फिर से घटते घटते क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया भाई, 360 पर फिर 0 हो गया। कहने का मतलब हो गया करंट कंटिन्यूअसली, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखो करंट का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और पीक मैग्नीट्यूड फिर घट रहा है टाइम के साथ। करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते फिर से क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। फिर उल्टे डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बताओ, बोलो, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या गया, मैक्सिमम पे गया। फिर घटते घटते क्या हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड फिर से 0। तो करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। क्या यहां पर कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, बट हो रहा है, पता नहीं चलता, ठीक है। इसी बढ़ा दी जाए तो वो चीजें अलग अलग नहीं दिखेगी। सपोज कर लो, मान लो कि कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ये ऊपर नीचे तुम्हें दिख रहा है, हम कहेंगे ये जो है ना फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये ऊपर नीचे दिख रहा है क्या तुमको, मान लो ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, पर ये दिख क्या रहा है तुम्हें, सिर्फ ये कांस्टेंट ऊपर वाला पार्ट दिखेगा या नीचे वाला पार्ट दिखेगा, ये बीच वाला पार्ट नहीं दिखेगा, तुम्हें कांस्टेंट दिखेगा वो चीज, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, 50 बार ऊपर नीचे, 50 बार मैक्सिमम पर जाता है, 50 बार 1 सेकंड 1 हुआ और 50 बार ऐसे से हो गया। वो चीजें तुम्हें क्या दिखती है, कांस्टेंट वैल्यू का रीडिंग होती है, बाकी रीडिंग नहीं आती। तो ये जो चीजें है ना, इसमें फ्लिकरिंग होना है ठिकाने का, यानी इसका एक कैरेक्टर है ऐसी करंट का,
इसमें कंटिन्यूअस इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए बड़ी बड़ी चीजें चलाई जाती है। जैसे एसी चला लो, थोड़ा बहुत कहीं क्या कर लेगा, इसकी सर्किट झेल लेगा, ठीक है। बट आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलानी है, मोबाइल चलाना है, टीवी चलाना है, ये लैपटॉप चलाना है, सुपर कंप्यूटर चलाना है, उसके लिए करंट का 0.000001 सेकंड के लिए भी करंट का मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है, उस समय उस सर्किट को काम करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो वैसे केस में आप क्या करते हो, डीसी करंट देते हो, कांस्टेंट सप्लाई देते हो वोल्टेज, या कांस्टेंट सप्लाई किसका देते हो, करंट का। तो वैसे केस में हम एडाप्टर जैसी डिवाइस को यूज करते हैं, वहां पर एसी करंट को क्या करते हैं हम लोग, डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। परंतु यहाँ पर जो एसी जनरेटर है, तो एक ऐसा जनरेटर हमने बनाया जिस जनरेटर का क्या होगा, ये जो ऑसिलेशन है वो कितना है, 50 हर्ट्ज का ऑसिलेशन है, और इसमें कंटिन्यूअसली टाइम का क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कहा जाता है कि पीरियोडिकली कहने का मतलब क्या, इतने समय के बाद उसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी करंट हर एक, मान लो कि एक ऑसिलेशन यहां से यहां तक आधा ऑसिलेशन हुआ, फिर आधा ऑसिलेशन में करंट का मैग्नीट्यूड ऊपर की हो रहा है, तो आधा ऑसिलेशन में करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, नीचे की। इसको अगर तुम पॉजिटिव करंट मानते हो, इसको क्या करोगे, निगेटिव करंट मानोगे, और पूरे एक साइकिल में ओवरऑल करंट की बात अगर करेंगे तो 0 करंट माना जाता है, ठीक है। टोटल चार्ज का मोशन भी क्या होता है, 0 करंट माना जाता है। बट ये करंट इतना फास्ट होता है कि ये 0 होने के पहले दूसरा साइकिल फिर से क्या होता है, जनरेट होता है। 0 कितने सेकंड के लिए, 0.00001 सेकंड के लिए 0 होता है, उतने सेकंड में फिर से करंट अपीयर हो जाता है। एक करंट मरने, थोड़ी देर बैठो, एक करंट मरने के पहले जिंदा हो जाए दूसरा करंट, तो पहला वाला करंट मर भी गया तो दूसरा करंट तो जिंदा हो गया, ठीक है ना। इस तरीके की बात है। हर एक पल में करंट की वैल्यू पीक पे दिखती है। ये कम हुई नहीं कि दूसरा पीक पे दिखने लगा, ये कम हुई नहीं कि तीसरा पीक पे दिखने लगा। तो चीजें क्या दिखेगी बताओ, लगातार नहीं दिखेगी, कांस्टेंट दिखती, महसूस होता। परंतु कोई आदमी ये बोलेगा क्या सचमुच कांस्टेंट होता है, तो तुम बोलोगे नहीं होती है। कंटिन्यूअसली क्या होती है, बोलो, फ्लिकर होती है, चेंज होता है। तो ये हमारी एसी करंट का चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर क्या हो गया बताओ, खत्म हो गया।